स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मींस अल्पाधिकार। देखिए, अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का एक रूप है और अल्पाधिकार ओलिगोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अल्प यानी अफ्यू, फिर दूसरा अधिकार। जब किसी वस्तु के कुछ विक्रेता बाजार में उपस्थित हों तो बाजार की वह संरचना अल्पाधिकार कही जाएगी। दूसरे रूप में ये कहा जा सकता है जब उद्योग में कुछ फर्में एक समान वस्तुएं जो पूर्ण स्थानापन्न यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना होकर क्लोज सब्स्टिट्यूट हो यानी निकट स्थानापन्न हो, तो ऐसी स्थिति को हम अल्पाधिकार कहते हैं। यहाँ एक डेफिनेशन में भी लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। ओलिगोपोली इज एन मार्केट स्ट्रक्चर विथ अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। यदि अल्पाधिकार को देखा जाए तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे पहली, ये बाजार की वह स्थिति है जहां कम विक्रेता है। दूसरी, फर्म की जो क्रियाएं हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस है। तीसरा, क्योंकि प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं इसलिए विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तीसरा, जब विक्रेता कम है तो उस स्थिति में प्रतियोगिता अत्यधिक होती है। यदि इसकी विशेषता की बात करें ग्राफिकल तौर पर, तो ओलिगोपोली में मांग वक्र बड़ा अनिश्चित होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार का वर्गीकरण। अल्पाधिकार का वर्गीकरण हम चार आधार पर कर सकते हैं। पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन हमारे पास दो है, एक तो परफेक्ट ओलिगोपोली है और दूसरा इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली जब सभी विक्रेता एक समान वस्तुएं बेचते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जब सभी विक्रेता निकट स्थानापन्न वस्तुएं यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री। इसमें भी दो हैं, ओपन ओलिगोपोली और दूसरा क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली जब इंडस्ट्री में बाहरी फर्म इजीली एंटर कर सकती हो या जब उद्योग में बाहरी फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र हो, तो उसे हम ओपन ओलिगोपोली कहते हैं। इजी एंट्रेंस ऑफ फर्म दिस इंडस्ट्री। क्लोज्ड ओलिगोपोली, जैसे नाम से जाहिर है, क्लोज्ड ओलिगोपोली यानी बंद अल्पाधिकार, जब उद्योग में बाहरी फर्मों का प्रवेश बंद हो, बाहरी फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती हो, ऐसी स्थिति को हम क्लोज्ड ओलिगोपोली कहते हैं। थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप वही हमारे पास दो हैं, एक तो पार्शियल ओलिगोपोली और दूसरा कंप्लीट ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली यानी आंशिक अल्पाधिकार, जब उद्योग की फर्में किसी बड़ी फर्म से दिशा लें या उसका नेतृत्व स्वीकार करें। जैसे मान लीजिए कि ए फर्म है, वो बड़ी फर्म है। मान लीजिए कि हमारे पास चार फर्म है, ए बी सी और डी, और ए फर्म बड़ी फर्म है, तो हम बी सी और डी जो फर्म है वो क्या करती हैं, उस ए फर्म जो बड़ी है उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेती हैं और जो कीमत वो निर्धारित करती है ए फर्म, वही कीमत दूसरी फर्में भी अपना लेती हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौते या गठबंधन के आधार पर। इस समझौते और गठबंधन के आधार पर हम इस दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली यानी समझौता अल्पाधिकार और गैर समझौता अल्पाधिकार। समझौता अल्पाधिकार यानी कल्यूसिव ओलिगोपोली जब फर्मों के मध्य किसी आधार को लेकर समझौता हो जाए,
और वो कोई प्रतियोगिता आपस में ना करें। जब फर्मों के मध्य किसी आधार को लेकर समझौता हो जाए और वो कोई प्रतियोगिता ना करे तो उसे हम कलूसिव ओलिगोपोली कहते हैं, समझौता। क्योंकि उनमें क्या होता है कि कंपनी के बीच में एक समझौता हो जाता है और उस समझौते के आधार पर ही वो अपने व्यवसाय को करती है। सेकंड होता है नॉन कलूसिव ओलिगोपोली। इसके अंतर्गत जब फर्मों के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो वो क्या करती हैं, परस्पर प्रतियोगिता करती है, और ऐसी स्थिति में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होने की वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन पर अधिक ध्यान देती है। अब बात करते हैं हम नॉन कलिसिव ओलिगोपोली में हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं, एक तो कोर्नट मॉडल होता है और दूसरा स्वीजी मॉडल होता है। और कलिसिव में क्या होता है कि एक समझौता हो जाता है और समझौते के मध्य वो कार्य करती है फर्में अल्पाधिकार में, तो उसमें दो तरह के कार्टेल बन जाते हैं, एक तो कार्टेल बनता है और एक प्राइस लीडरशिप बनती है। कार्टेल यानी संगठन बना लेते हैं, वो छोटी छोटी जो फर्म है अल्प, वो एक साथ मिलकर एक संगठन बना लेती हैं और उस संगठन के आधार पर कीमत को निश्चित कर लिया जाता है। और प्राइस लीडरशिप में फिर वही कि अगर कोई कंपनी है जिसकी प्राइस लीडरशिप अच्छी है और वो बड़ी कंपनी है तो उसके अंतर्गत कंपनी यानी दूसरी कंपनीज भी कीमत निर्धारण कर लेती है। यहाँ आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो होगा स्वीजी मॉडल, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली है। इसके अंतर्गत हम अल्पाधिकार पढ़ने के लिए आज स्वीजी मॉडल को प्रयोग करेंगे, जिसको हम किंग्ड कर्व के नाम से भी जानते हैं, पॉल स्वीजी किंग्ड कर्व। पॉल स्वीजी का पूरा नाम पॉल मार्लर स्वीजी था। इन्होंने जो किंग डिमांड कर्व थ्योरी डेवलप की थी, डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉल्यूम सेल 18 अगस्त 1939। आज हम इन्हीं के ओलिगोपोली के किंग्ड कर्व की चर्चा करेंगे। यदि आप किंग्ड कर्व की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अ किंग्ड कर्व अकर व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट हैज अ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ हायर एंड लोअर प्राइसेस। मैं पहले ही आपको इसकी विशेषता के बारे में बता चुका हूं कि अल्पाधिकार में मांग वक्र अनिश्चित होता है, वो डिफरेंट इलास्टिसिटी होता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है द किंग्ड कर्व मॉडल टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन। अगर हम अल्पाधिकारी की बात करें तो अल्पाधिकारी फर्म अपनी कीमत नीति से सामान्यतः परिवर्तन नहीं करती है। कीमत नीति के प्रति कंपनी बिल्कुल दृढ़ होती है। आर्थिक दशाएं बदल जाने पर भी अल्पाधिकारी फर्म कीमत स्थिर बनाए रखना चाहती है। अर्थात यानी अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अगर चेंज भी हो जाए तो भी जो ओलिगोपोलिस्ट है वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्राइस है उसको सेम रखना चाहते हैं। वो कीमत जिसको हम बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी, आर्थिक दशाएं बदल जाए तो भी जो फर्म है वो अपनी कीमत को स्थिर रखना चाहती है। यहाँ पर मैं कीमत स्थिरता के बारे में यानी कीमत दृढ़ता के बारे में आपसे एक परिकल्पना के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि प्राइस रिजिडिटी की दो हाइपोथेसिस है। पहली पॉल एम स्वीजी की है और दूसरी आर एल हॉल की है। हाँ, आर एल हॉल तथा सी जे हिच द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम यहाँ पर किंग्ड कर्व को पढ़ रहे हैं। इसकी अगली डेफिनेशन है द किंग्ड कर्व मॉडल अज्यूम दैट अ बिजनेस माइट फेस अ ड्यूल डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द लाइकली रिएक्शन of their other firms to a change in its price or another variables। कि किंग्ड डिमांड कर्व में दोहरा मांग वक्र होता है जो दूसरी फर्मों के रिएक्शन यानी कीमत में दूसरी फर्मों की कीमत में परिवर्तन के कारण हमें नजर आता है। अल्पाधिकार की कुछ मान्यताएं हैं। फर्स्ट, देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। अल्पाधिकार बाजार में
प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रिवेलिंग प्राइस, मार्केट में एक प्रचलित कीमत होती है। प्राइस रिजिडिटी, कोई भी कंपनी या फर्म आर्थिक दशाएं बदलने के बाद भी अपनी कीमतों में परिवर्तन करना नहीं चाहती है। प्राइस रिजिडिटी अर्थात कीमत स्थिरता। नेक्स्ट, अल्पाधिकार होने के कारण कटथ्रोट कंपटीशन होता है, संघर्षपूर्ण प्रतियोगिता होती है, इसलिए हर फर्म अपने प्रोडक्ट को अधिक क्वालिटी का बनाने की कोशिश करती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसके बाद अल्पाधिकार में दो मांग वक्र होते हैं। एक मांग वक्र होता है हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व यहां देखिए अब, डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, अर्थात चेंज इन डिमांड इज हायर देन चेंज इन प्राइस। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है एक। दूसरा होता है इनइलास्टिक डिमांड कर्व। डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी मींस चेंजेस इन डिमांड इज हायर देन चेंजेस इन प्राइस। इसमें अल्पाधिकार में दो मांग वक्र होते हैं, पहला हाईली इलास्टिक और दूसरा इनइलास्टिक। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वर्तमान में यहाँ ये पॉइंट के दे रहा है, इसे प्रेजेंट प्राइस है, जिस पर प्राइस है 10 रुपए और क्वांटिटी 9 बेची जा रही है। ये अल्पाधिकार का मांग वक्र है। अब ये मानकर चलते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक अल्पाधिकारी ने अपने प्रोडक्ट की कीमत को 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है। ऐसी स्थिति में अन्य फर्में अपनी कीमत को स्थिर रखेंगी। कीमत बढ़ाने वाली फर्म को फॉलो नहीं करेंगी। क्यों फॉलो नहीं करेंगी? क्योंकि अगर वो कीमत को बढ़ाती हैं तो इससे जिसने कीमत बढ़ाई है उस फर्म को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो कीमत बढ़ाने के बाद भी अपने विक्रय को बढ़ा नहीं पाती है। इस प्रकार अगर 10 रुपए से, अगर किसी कंपनी ने या फर्म ने अपनी कीमत को 10 रुपए से बढ़ाकर अगर 12 रुपए कर दिया है तो इससे उसके जो क्रेता हैं वो है दूर चले जाएंगे और दूसरी कंपनियों में बट जाएंगे। इस वजह से जिस कंपनी या फर्म ने अपनी प्राइस को बढ़ाया है वो अपने विक्रय को बढ़ा नहीं पाती है। इसलिए इसका मांग वक्र प्राइस इंक्रीज होने के कारण हाईली इलास्टिक होता है। कीमत में कम परिवर्तन होने से भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत यदि वही फर्म जिसने कीमत बढ़ाई थी, अगर वही फर्म या इनमें से अल्पाधिकार में से कोई एक फर्म अपनी कीमत को 10 रुपए से कम करना चाहे और 10 रुपए से वो कम कर कर 8 रुपए कर देती है, इस स्थिति में बाकी जितनी भी फर्म होंगी उनके कस्टमर यानी ग्राहक कम करने वाली कंपनी या फर्म के पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेच रही है जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और जबकि कीमत कम करने वाली कंपनी 8 रुपए में उसको बेच रही है। तो सारे कस्टमर जहां सस्ता प्रोडक्ट होगा उस और आकर्षित होंगे। ये देखकर दूसरी कंपनीज या फर्म अपने मूल्य स्तर को भी कम कर कर 8 रुपए पे लेके आ जाएंगी। अगर देखा जाए तो स्थिति में ये जो मांग वक्र है ये इनइलास्टिक बन जाता है कि कीमत में अधिक परिवर्तन करने के बाद भी मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका ये आशय निकलता है कि वर्तमान में एक कंपनी यदि 10 रुपए पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है अल्पाधिकार में, यदि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देगी तो सारे कस्टमर उसके पास से चले जाएंगे, तो उसको लॉस होगा। तो वो कीमत बढ़ाने की स्थिति में भी अपने विक्रय को नहीं बढ़ा पाएगा।
यदि वह अपने प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए से कम करके 8 रुपए करता है, जब वो 12 रुपए करता है तो कस्टमर उसके पास से चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में प्राइस 10 रुपए है और वो 12 पर बेच रहा है, तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाकर अपने कस्टमर को खो देगा। अगर इसके विपरीत वही विक्रेता कीमत को 10 रुपए के बजाय अगर 8 रुपए कर देगा, तो दूसरी फर्म में अपने कस्टमर को खोने की वजह से अपनी कीमतों को भी निश्चित कर देगा, 8 रुपए पर लेके आ जाएंगे। इस स्थिति में उसे लाभ नहीं होगा। कुछ समय के लिए उसको लाभ जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में 8 रुपए की रेट सरवाइव करने लगेगी, उस कंडीशन में उसे हानि की स्थिति होगी। यदि देखा जाए तो एक कस्टमर 10 रुपए से 12 रुपए पर चला जाए तो कस्टमर चले जाएंगे, और यदि 10 रुपए से वो अगर 8 रुपए अपनी प्राइस को कर देगा, तो दूसरे जो कस्टमर है या दूसरे जो सेलर है वो उसको फॉलो करेंगे। जब एक प्राइस बढ़ाने वाला फर्म मार्केट में अपनी प्राइस को बढ़ाता है तो दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन जब वो मार्केट में अपनी प्राइस को कम करता है तो दूसरी फर्में भी उसको फॉलो करती है। इस कंडीशन में दोनों सूरतों में अल्पाधिकार में कीमत को कम करने से लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हर फर्म में प्राइस रिजिडिटी पर ध्यान देती है, यानी जिस पॉइंट पर वो पहले थी उसी पॉइंट पर आज भी किंक्ड हो जाती है। इस स्थिति को हम किंक्ड कर्व कहते हैं, जिसमें किसी व्यापारी की कीमत को बढ़ाने पर दूसरे व्यापारी अपने कीमतों को नहीं बढ़ाते हैं, अलबत्ता उसी कीमत पर रहते हैं जो मार्केट में प्रिवेलिंग है। यदि कोई अल्पाधिकारी या फर्म अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करती है तो दूसरे सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देते हैं। तो इस स्थिति में बेटर स्थिति कंडीशन वही होती है कि जो वर्तमान में जो कीमत बनी है उसी पर रहा जाए। इसी पॉइंट को हम किंग्ड कर्व कहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम इफेक्ट पे होगा।